हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 10 से लेकर 13 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 9 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, 5 पॉइंट है। इसमें पहले पॉइंट में बोला गया है कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। इस तरीके से यहाँ पर 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो इन सभी का हमें क्या करना है, संबंध निकालना है, मतलब आर निकालना है। आर से हमें बताना है कि ये सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसमें संबंध बनाना है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 10 है, जिसका पहला पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि सममित हो, ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो इसमें इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक ही जो समुच्चय है, एक ही समुच्चय लेंगे। उसी एक समुच्चय से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय हम मान रहे हैं, a बराबर 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, समुच्चय है। अब इसमें पहला वाला पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट को संतुष्ट करते हुए हमें आर निकालना है, संबंध। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो सममित का कंडीशन क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, सममित का कंडीशन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे सममित को देखने, सममित के अकॉर्डिंग हम क्रमित बनाएंगे। तो 1,2 2,1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और स्वतुल्य और संक्रामक को हमें नहीं दिखाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, और एक क्रमित युग्म में ले लेते हैं 1,3। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए 1,1 2,2 3,3 और 4,4 आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। और संक्रामक में क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए कमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ए कमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कमा सी, यहाँ पर सी अलग नहीं है। यहाँ पर क्या है, बी तो सेम है लेकिन यहाँ पर सी अलग होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ए कमा बी और बी कमा सी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ए कमा बी और बी कमा सी, इसमें अगर इस तरीके से यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें नहीं दिखाना है। तो नहीं दिखाने की कंडीशन में ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों संबंध में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। अगर इन्हीं दो कंडीशन में, अगर ये दोनों, इन दोनों में से एक चीज़ अगर नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ से मिलेगा, जब इन दोनों में से कोई एक नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में संक्रामक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1,2 2, यहाँ पर एक बी कमा सी ही नहीं मिल रहा है। तो बी कमा सी यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। माना कि 1,2, फिर यहाँ पर 2,4, 1,2 मतलब ए कमा बी और बी कमा सी, बी यहाँ पर क्या है, दोनों में 2 है। 1,2 और 2,4 यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 1,4 है यहाँ पर ए कमा सी, 1,4 इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो ये जो आर है, इसमें क्या है, सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि सेकंड पॉइंट में यहाँ पर संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो इसमें संक्रामक को हमें दिखाना है और स्वतुल्य और सममित को हमें नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में जो आर हो जाएगा, इसमें हम 1,4 ले लेंगे और 4,3 ले लेंगे और 1,3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। ए कमा बी, बी कमा सी आर में बिलोंग कर रहा है और ए कमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है।
अब इसमें स्वतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य के कंडीशन में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसा होना चाहिए, जबकि ये हम उसमें हम नहीं लेंगे। और सममित में क्या होता है, A, B बिलोंग करना चाहिए और B, A बिलोंग करना चाहिए, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर और एक यहाँ पर 2,3 ले लेते हैं। 2,3 ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2,3 है, 3,2 नहीं है, 1,4 है, 4,1 नहीं है, 4,3 है, 3,4 इसमें नहीं है, तो ये हमारा सममित भी नहीं होगा। इस तरीके से इसको लिखना है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए। स्वतुल्य और सममित इसमें होना चाहिए। तो स्वतुल्य और सममित के लिए यहाँ पर R ले लेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा और यहाँ पर 4,4 होगा। इसमें स्वतुल्य में जितने अवयव होगा, यहाँ पर ए जो समुच्चय ए के जितने भी सारे अवयव होगा उसमें जोड़े में होना चाहिए। मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसा होना चाहिए। अगर इसमें 4,4 नहीं होगा, 1,1, 2,2, 3,3 यहाँ तक अगर होगा, किसी एक अवयव का अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो स्वतुल्य होने के लिए यहाँ पर जितने अवयव होगा उनमें 1,A के फॉर्म में सारे अवयव का होना चाहिए। तो इसमें स्वतुल्य का हो गया है। अब सममित के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2,3 और 3,2। A, B और B, A इसमें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमें संक्रामक ना हो, संक्रामक को हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 3,1 और 1, यहाँ पर हम ले लेंगे। अब इसमें संक्रामक नहीं होना है, उस कंडीशन में क्या ले लेंगे, एक उदाहरण हम लेंगे। उदाहरण ही यहाँ पे क्रमित युग्म में 3,1, 1,4 R में बिलोंग कर रहा है, A, B, B, C, लेकिन 3,4 इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। तो 3,4 है कहीं पर, 3,4 इसमें नहीं है। तो ये इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 3,4 इसमें R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध इस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य के कंडीशन में जितने अवयव है उनके 1,A के रूप में होना चाहिए, और सममित में 1,B, B, A इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन संक्रामक में हमें 1,B, B, C इसमें होना चाहिए, और C में A, C में इसमें डज नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर हमें मना करना है, इसमें हमें डज नॉट इक्वल A, C इसमें नहीं होना चाहिए। अगर हमें संक्रामक नहीं दिखाना है, अगर संक्रामक हमें दिखाना है कि हाँ इसमें संक्रामक होगा, तो यहाँ पर संक्रामक होने के लिए यहाँ पर A, B अगर हो, B, C अगर नहीं हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इस तरीके से हमें दिखाना है। संक्रामक दिखाने का दो तरीका है। यहाँ पर A, B अगर हो R में, B, C अगर R में नहीं है तो A, C नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक फार्मूला है, एक मेथड इस तरीके से है कि B, C अगर नहीं दिखाएंगे तो वो संक्रामक हो जाएगा। और दूसरा है अगर ये दोनों है तो तीसरा को भी हम दिखाना है, वो सेकंड मेथड है कि हमें संक्रामक दिखाने का। अब इसमें 4 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि 4 पॉइंट में यहाँ पर स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सममित नहीं होना चाहिए। तो 4 कंडीशन में यहाँ पर 4 जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतुल्य और संक्रामक हो, स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये तो होना चाहिए स्वतुल्य में। और संक्रामक हो, संक्रामक हमें दिखाना है। तो संक्रामक दिखाने के लिए यहाँ पर A, B तो 4,1 है, B, C तो B, C में यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर अवयव होना चाहिए, 1 के साथ और एक अवयव होना चाहिए। तो 1,1 है ये, मतलब A, इस रूप में है। जबकि यहाँ पर B, C मतलब अलग अलग होना चाहिए, B में 1 होना चाहिए और C के अवयव वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर B, C को ही यहाँ पर नहीं मिल रहा है R में, तो इस कंडीशन में भी हम संक्रामक बोल सकते हैं।
तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा, किंतु सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित में a, b और b, a होना चाहिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ये जो r हमने बनाया है ये क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इस तरीके से हम r बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने संबंध बना रहे, आप अपने हिसाब से अलग अलग संबंध बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हमें बताना है, लेकिन इसका जो रूल है उसी अकॉर्डिंग हमें करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के कंडीशन में क्या होता है, उस तरीके से हमें अलग अलग हम संबंध बना सकते हैं। इसका 5वां पॉइंट है। तो 5वां पॉइंट में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5वें पॉइंट में बोला जा रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। सममित और संक्रामक होगा। तो सममित और संक्रामक, सममित के लिए सबसे पहले क्या होता है, सममित के लिए 2, 3, 3, 2, ये हमारा सममित हो गया है। अब इसमें संक्रामक को भी हमें दिखाना है। तो संक्रामक को दिखाने के लिए यहाँ पर अगर b, c को अगर हम नहीं दिखाएंगे r में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो उसके लिए अगर यहाँ पर हम यहाँ पर अगर 2, 3, 2 हैं और 2, मतलब a, b और b, c को अगर इसमें नहीं दिखाएंगे तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, लेकिन और एक क्रमित युग्म हम यहाँ पर लेते हैं क्योंकि हमें स्वतुल्य को मना करना है। तो स्वतुल्य यहाँ पर इस तरीके से है, a, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 नहीं है, तो ये स्वतुल्य तो होगा नहीं। सममित यहाँ पर 2, 3, 3, 2 सममित है, लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3, 2 और यहाँ पर 2, मतलब a, b और b, c होना चाहिए, लेकिन b, c इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संक्रामक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, r हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम अलग अलग r निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q के मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है, परंतु सिद्ध कीजिए कि p बराबर q 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर हमें इसको तुल्यता संबंध हमें बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यहाँ पर तीनों को हमें दिखाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और इसमें संबंध में दिया हुआ है कि P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरीके से समझेंगे हम। ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है 0, 0, ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी और Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी बराबर है। माना कि ये बिंदु यहाँ पर समतल में स्थित बहुत सारे यहाँ पर बिंदु हैं। ये हमारा क्या, बहुत सारे बिंदु का समुच्चय है। अब इसमें P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, माना कि ये P बिंदु है, और Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ये समान है। यहाँ पर ये Q बिंदु है, समान है, मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा r में दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या है, स्वतुल्य दिखाना होता है, स्वतुल्य यहाँ पर दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी Q और P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान होगा। तो यहाँ पर हमें ये बताना है स्वतुल्य के कंडीशन में। स्वतुल्य में क्या होता है, a, a r में बिलोंग कर रहा है और a यहाँ पर समुच्चय के अवयव है, इस तरीके से बताना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी P बिंदु का
मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पर P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर ही है। दोनों यहाँ पर बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इम्प्लाइज P, P बिलोंग्स टू R फॉर एवर। यहाँ पर P क्या है, बिलोंग्स टू, यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, जो समुच्चय माना कि ये समुच्चय A है, P बिलोंग्स टू A, इस तरीके से। तो यहाँ पर P बिंदु का P बिंदु से बीच की दूरी, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो P, P बिलोंग्स टू R फॉर एवर, यहाँ पर P बिलोंग्स टू A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। तो लिखेंगे अतः अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। सेकंड पॉइंट में हमें सममित सिद्ध करना होता है। तो सममित में यहाँ पर A, B और B, A इस तरीके से हो जाएगा। तो संबंध में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है और Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पर संबंध में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी और P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पर P का मूल बिंदु से दूरी समान है, Q का मूल बिंदु से समान है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है, तथा यहाँ पर क्या है, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। ये भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर P का मूल बिंदु से दूरी और Q का मूल बिंदु से दूरी समान है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब क्या है, Q, P बिलोंग्स टू R, Q, P बिलोंग्स टू R है। अतः यहाँ पर क्या है, हमने क्या माना था, P, Q बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, Q, P बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब हम संक्रामक को चेक करना है। यहाँ पर माना P, Q बिलोंग्स टू R, ये हमें लिखना था। इसके बाद हमें सेम ऐसे ही करना है। अब इसका थर्ड पॉइंट है संक्रामक, उसको चेक करते हैं। संक्रामक के कंडीशन में हमें क्या मानना होता है, माना P, Q बिलोंग्स टू R और यहाँ पर Q, R बिलोंग्स टू R। यहाँ पर R बिंदु है और ये R संबंध है। R की जगह पे हम H मान लेते हैं तो ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर P, Q बिलोंग्स टू R है और Q, H बिंदु है दूसरा, बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब क्या है, संबंध के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब यहाँ पर है। और यहाँ पर है तथा। तथा में यहाँ पर क्या हो जाएगा,
क्यू बिंदु का मूल बिंदु से दूरी एस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू बिंदु का मूल बिंदु से दूरी तथा एस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पर P का मूल बिंदु से Q का मूल बिंदु से दूरी समान है दोनों का, और Q बिंदु का मूल बिंदु से दूरी और S बिंदु का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q का और S का भी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में एक बार समझते हैं। माना कि ये एच बिंदु है, एच बिंदु से भी मूल बिंदु की दूरी समान है। P का मूल बिंदु से दूरी समान है 2 सेंटीमीटर है, Q का मूल बिंदु से दूरी समान है 2 सेंटीमीटर है, और फिर Q का और S का है। तो Q का और मूल बिंदु से दूरी समान है, Q का मूल बिंदु से दूरी समान है, इसका मतलब ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो सभी का मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब सभी समान है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P का और S का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात P बिंदु का मूल बिंदु से दूरी तथा S का मूल बिंदु से दूरी समान है। जब ऐसा है तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि P, S बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हमने माना था, P, Q बिलोंग्स टू R तथा Q, S बिलोंग्स टू R। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हमें मिला है, P, S बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या है, P, Q बिलोंग्स टू R, Q, S बिलोंग्स टू R, और P का S के साथ यहाँ पर R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो संबंध दिया हुआ है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः R एक सममित संबंध है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अतः R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। R एक, जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है उसे तो क्या बोला जाता है, R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इस तरीके से यहाँ पर R क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट है इसका प्रश्न नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज T1 भुजा 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो इस प्रश्न को हमें क्या करना है, इसमें तुल्यता संबंध बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। समुच्चय बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है और संबंध दिया हुआ है R बराबर T1, T2, T1 T2 के समरूप है। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, R दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है। हमें तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता संबंध में सबसे पहले क्या आएगा, स्वतुल्य आएगा।
सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, स्वतुल्य आएगा। तो स्वतुल्य के कंडीशन में क्या होता है, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए यहाँ पर समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर T1 कमा T1 के स्वतुल्य हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, T1 के समरूप है। T1 के समरूप है, इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 के समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है सभी कोण और सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे दो त्रिभुज हैं, सभी कोणों का और सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। मतलब इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एकदम फिट आना चाहिए, ना कि बड़ा और ना ही छोटा। अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ओवरलैप कर जाए, तो इसका मतलब वो समरूप होता है। अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये जो इस दोनों त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो इसमें बताया गया है। यहाँ पर समुच्चय में क्या दिया हुआ है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें समकोण त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा और विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अलग अलग तरीके, अलग अलग भुजाएं और अलग अलग कोण के समस्त त्रिभुजों के समुच्चय इसमें दिया हुआ है। आर में बोला गया है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। माना कि यहाँ पर T1 और T2 बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना है। तो T1 और T2 यहाँ पर बोला गया है T1 T2 के समरूप हैं। T1 T2 के समरूप हैं, तो यहाँ पर T1 T1 के भी तो समरूप हो जाएगा। मतलब एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरीके से है, जिसका यहाँ पर इस तरीके से है, ये माना कि ये T1 है, तो T1 T1 के समरूप होता है, क्योंकि वो क्या है, सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो T1 T1 के समरूप है, इसका मतलब यहाँ पर T1 कमा T1 बिलोंग्स टू R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में है सममित। सेकंड कंडीशन में है यहाँ पर सममित। तो सममित में क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी तो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि T2 T1 के समरूप हैं। दो त्रिभुज है, जैसे कि ये माना कि T1 है, ये T2 है, T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी तो T1 के समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। जब ये R में बिलोंग कर जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः क्या माना था कि T1 T2 बिलोंग्स टू R मान के चलने के बाद हमें मिला क्या, T2 T1 R में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः R एक सममित संबंध है, इस तरीके से लिखना है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है संक्रामक, उसको चेक करते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, R में बिलोंग करे, इसका मतलब T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। यहाँ पर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। इसका मतलब T1 T2 और T3 तीनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो हम कह सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है।
जब ये समरूप है इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे हम जो माना था, क्या माना था, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर T1 T3 के T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर देखा जाए कि अतः R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, जिसे हम तुल्यता संबंध बोला जाएगा। तो R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। साथ ही इसमें बोला जा रहा है कि T1 जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5 है। भुजाओं 3, 4, 5 है। तो ये हमारा T1 त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो 3, 4 और 5, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 भुजा है। सेम यहाँ पर T2 त्रिभुज है, उसकी भुजाएं क्या क्या है, 5, 12 और 15। तो ये 5 हैं और यहाँ पर 12 और ये क्या है, 15 है। T3 त्रिभुज है, T3 त्रिभुज है जिसके भुजाएं क्या क्या है, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। तो इस तरीके से, तो इसमें हमें बताना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से भुजाएं परस्पर संबंधित हैं। कौन से भुजाएं परस्पर संबंधित हैं, तो इसमें देखा जाए कि T1 में भुजाएं 3, 4, 5, T2 में 5, 12, 15 और T3 में 6, 8, 10 हैं। तो इसमें यहाँ पर 3 है, इसमें 5 हैं, इसमें 4 है, इसमें क्या है 12 है, इसमें 5, इसमें 15 है। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 5 तिया 15, यहाँ पर 3 गुना है, दोनों का 3 गुना यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। 3 का अगर गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिया 9, यहाँ पर 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब T1 T2 से संबंधित नहीं है, भुजाओं का जो अनुपात है वो संबंधित नहीं है, परस्पर संबंधित नहीं है। अब T1 और T3 का देखा जाए तो T3 में क्या है, 3, 4, 5, 6, 8, 12। इसका मतलब 3 दूनी 2 गुना, इसका 2 गुना यहाँ पर T3 में है, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर T1 T3 के भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पर त्रिभुजों में T1 T2 T3 में केवल T1 तथा T3 के भुजाओं का अनुपात समान है। कैसे समान है, 3/6 है, 12/4/8 और यहाँ पर 5/10। तो लिखेंगे यहाँ पर T1 त्रिभुज T3 के समरूप है, और यहाँ पर T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A हैं। यहाँ पर R दिया हुआ है, P1 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 11, 12 और 13 क्वेश्चन, इसमें ये 14 क्वेश्चन भी है, ये सेम तरीके के क्वेश्चन हैं। इसको हमें इसी वे में हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न 13 में बोला समुच्चय जो दिया हुआ है समस्त बहुभुजों के समुच्चय, ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है और इसमें जो संबंध दिया हुआ है P1 और P2, P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, इसमें संबंध में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताना है कि इसमें ये बोला गया है, पूछा गया है कि आर तुल्यता संबंध है जिसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक हमें तीनों को बराबर दिखाना है, तीनों को हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, a, a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ पर लिखना है P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर P1 के भुजाओं की संख्या समान है। P1 मतलब दोनों क्या हैं, बहुभुज हैं, बहुभुज हैं, तो P1 के भुजाओं की संख्या समान ही होगा क्योंकि दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड में बोला जा रहा है कि सममित। सममित में क्या लिखेंगे, माना P1 मानेंगे कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसमें भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 तथा P1 की भी तो भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P2, P1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, P1, P2 बिलोंग्स टू R। तो इससे हमें क्या मिला, P2, P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, अतः R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है, इस तरीके से उसको हमें लिखना है। थर्ड वाला है, थर्ड वाला में यहाँ पर संक्रामक हमें चेक करना है। तो संक्रामक में सबसे पहले हम मानेंगे, माना P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसको हम मानेंगे तो संबंध के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है तथा P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ पर P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि P1 बहुभुज और P2 बहुभुज और यहाँ पर P3 बहुभुज। तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और यहाँ पर P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P1 और P3 की भी भुजाओं की संख्या समान हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर दिस इम्प्लाइज P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या
समान है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि P1 P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 P3 बिलोंग्स टू R। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि P1 P3 बिलोंग्स टू R। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें जब ये R यहाँ पर क्या है, R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। R यहाँ पर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर 13 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 14 से लेकर प्रश्न 16 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।